हेलो फूडीज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फूड नगरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 5 प्लेसेस फॉर कचौड़ी एंड समोसा, वो भी विजयनगर एरिया में। तो चलिए देखते हैं विजयनगर एरिया में आप कहां पर कचौड़ी और समोसे के लिए जा सकते हैं। हेलो मेरे चटोरे दोस्तों, आज हम मौजूद हैं इंदौर के स्कीम 54 एरिया में और यहाँ हम खड़े हैं शैलू भैया की आलू की कचौड़ी के जस्ट सामने। सुबह का वक्त भी है तो ऐसे में यहाँ आना तो बनता ही है। और चलिए जीमना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शैलू जी से सबसे पहले तो नमस्कार। मेरा सबसे प्रथम सवाल आपसे ये है कि इस बिजनेस की शुरुआत कब और कैसे हुई? ये सर मैंने 95 से शुरुआत हुई। मैं भी कोई काम की तलाश में था ही नहीं जी। इंदौर के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन है जी। ज्यादा तली वाला भी नहीं खाना, ज्यादा स्पाइसी भी नहीं खाना, और नाश्ता तो सभी को लगता है सुबह जी। तो फिर मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट किया जिसमें मीठे मसाले कम हो, मसाला कम हो, वो टेस्ट भी अच्छा जी। वो मेरे दिमाग में आलू की कचौड़ी और अपने पोहे जी। वो हेल्थ के हिसाब से भी अच्छे रहते हैं, तो ये चीज मेरे दिमाग में फिर मैंने इसकी शुरुआत 95 से। आलू। तो आपने इस बिजनेस की शुरुआत किस स्तर से करी थी, किस लेवल से करी थी? बहुत छोटी सी शुरुआत करी थी जी। एक छोटी सी भट्टी थी मेरी दुकान में। जी। वो मतलब मैं और मेरे साथ में एक काम करने वाले थे। छोटी सी शुरुआत करी थी आलू की कचौड़ी, पोहे, समोसे, जलेबी, खमण, आलू बदाम। तो बस वो भगवान की कृपा से धीरे धीरे जी बिल्कुल धीरे धीरे सब अच्छा सेटअप हो गया। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने इसका लेवल बढ़ाया कैसे, आपने कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, इसे फैलाया? तो बस जैसे जैसे कस्टमर आए, टेस्ट उसका अच्छा लगा जी। तो मतलब मैंने 95 से शुरुआत करी थी, तो मतलब यहाँ पे बहुत कम दुकानें थी। यहाँ पर 95 में वो शुरुआत ही 74 में हुई थी। यहाँ पे जी। बहुत कम दुकानें थी, इतने बड़े मार्केट में ही मेरे ख्याल में 2-4-5 दुकानें जी। तो वहाँ से शुरुआत करी थी। तो धीरे धीरे लोगों को आलू की कचौड़ी का कॉन्सेप्ट पसंद आया। इसमें जो प्याज की चटनी उसका एक डिफरेंट टेस्ट है जी। मैं कम से कम 10-15 प्रकार की चटनियाँ बनाना जानता हूँ, अच्छा। लेकिन मैंने सब अलग चटनियों में खाया, सब टेस्ट किया, लेकिन एक आलू की कचौरी और प्याज की चटनी का एक कॉन्सेप्ट अलग है और टेस्ट भी बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल। तो वो मैंने एक अलग ही शुरुआत करी थी प्याज की चटनी वाला। कि जैसे और भी लोग होते हैं जो सेम बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपने क्या सोचा कि मतलब कैसे आप अपने बिजनेस को दूसरों से अलग रख सकते हैं? सर एक तो क्या है कि हम मटेरियल सबसे अच्छा वापरते हैं। हमारी शुरू से मतलब शुरू से मैंने जिस दिन से दुकान खोली है 95 से जी। और आज दिन में कभी कॉम्प्रोमाइज रेट को लेकर नहीं किया है जी। मैं मटेरियल सबसे अच्छा लाता हूँ जी। तेल सबसे अच्छा लाता हूँ जी। मिर्ची मसाले तो ब्रांडेड चीज को ही वापरता हूँ जी। जो भी मिर्ची मसाले वो लिमिटेड मसाले डालता हूँ, गरम मसाले वगैरह सब, तो सभी सारी चीजें ब्रांडेड वापरता हूँ। ब्रांडेड मतलब कि यहाँ हम देख सकते हैं कि हेल्थ और खाने की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी कुछ बिजनेस वाले होते हैं जो इन चीज़ों का ध्यान शायद नहीं रखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण होगा सबके लिए। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब कोविड आया था देश में, तो सबसे ज़्यादा खाने के बिजनेस पर इफेक्ट पड़ा था, बहुत असर हुआ था, लोगों ने बाहर जाके खाना बंद कर दिया था क्योंकि हेल्थ के बहुत इश्यूज हो रहे थे उस वक्त। तो सबसे ज़्यादा नुकसान और दिक्कतें जो झेली है वो खाने के बिजनेस वालों ने भी देखी है। तो उस वक्त आपने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया? सर मतलब उस समय तो लोग बाहर कुछ खा ही नहीं रहे थे जी। और बड़े डर रहे थे बाहर खाने में जी। लेकिन अब हमको शुरुआत तो करनी थी
फिर हमने सोचा कि हम वापस से नए सिरे से शुरुआत करते हैं। जी मतलब जो 95 से शुरुआत करी उसी हमने सोचा कि वापस उसी स्तर से वापस उसी तरीके से वापस शुरुआत करेंगे। जी और भगवान की कृपा है कि 95 से मैंने तब शुरुआत करी थी, तो 54, 74, 71 और मेरे यहाँ से कम से कम खंडवा रोड एयरपोर्ट से सब कस्टमर आज भी मेरे पास आते हैं। ओ तो नाम मेरे को शेलू भैया के नाम से चौपन चौहत्तर में काफी लोग सब जने जानते हैं, आलू की कचौरी और शेलू भैया के नाम। अच्छा बहुत अच्छा मेरे मतलब भगवान की कृपा है कि मेरे यहाँ मोहन भागवत जी ने मेरे यहाँ के आलू की कचौरी खाई, जी लता मंगेशकर जी ने मेरे यहाँ के आलू की कचौरी खाई, अच्छा नरेंद्र मोदी जी तब सीएम थे, तब भैयू महाराज में आए थे, तब मेरे यहाँ की आलू की कचौरी खाई। जी तो भैयू महाराज के जितने भी वीआईपी लोग आते थे तो नाश्ता मेरे वहाँ से जाता। ये तो बहुत कमाल की बात है शैलू जी। तो ये तो काबिल तारीफ होगा आपके लिए कि ना कि सिर्फ आम जनता बल्कि यहाँ तक कि भैयू महाराज मेरे वहाँ के अलावा जी मेरे यहाँ के अलावा आलू की कचौरी का और पोहा कहीं का खाते ही नहीं थे, सिर्फ मेरे वहाँ की ही आलू की कचौरी और पोहा का। जी। और मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि आप दुकान खोलते कितने बजे हैं, शुरू कितने बजे करते हैं? तो सुबह मतलब हम सुबह 6 बजे के आसपास ओपन करते हैं। जी तो फिर 1 आध घंटे में हमारा जो प्रोसेसिंग रहता है पूरा जी। 2 घंटे और 7:30 पे जी हम पोहा जलेबी तैयार कर देते हैं और 8 बजे हम आलू की कचौरी सुबह तैयार करते जी। हैं। तो वो शाम को 7 बजे तक फिर वो चलता रहता है। शाम के 7 बजे तक। तो यहाँ पे पूरा समय देते जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आप ज्यादातर समय दुकान पर भी देते हैं एंड घर पर भी देते हैं। तो कभी ऐसा भी होता होगा कि परिवार के साथ कहीं बाहर जाना हो, घूमने फिरने जाना हो, तो फिर कैसे मैनेज वो करते हैं? एक कमी रहती है जी लेकिन उसको पूरा करना पड़ता है। जी तो क्योंकि मैं दुकान भी नहीं छोड़ सकता। जी 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 तो दुकान भी तो मेरा मतलब शुरू से मेरे को इतना लगाव है कि मैं दुकान एक दिन बिल्कुल बिल्कुल लेकिन कहीं जाना रहता है तो मेरे बड़े भैया या मेरे भी फादर इन लॉ जी। उनको 1-2 दिन के लिए दिखाता हूँ, स्टाफ को वगैरह है ही सही। तो फिर ऐसा कहीं बाहर निकलना रहता है जी, जी, जी। 2-3-4 दिन के लिए जाता हूँ, उससे ज्यादा नहीं जाता हूँ। जैसे कि अभी नवरात्रि भी आने वाली है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? आगे आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? क्योंकि शाम को और रात को भीड़ तो बहुत ज्यादा रहेगी उस वक्त। तो हम नवरात्रि में थोड़ी सी प्लानिंग चेंज कर देते हैं। जी। मतलब आलू की कचौरी तो हमारी चलती है, लेकिन जिन लोगों का फास्ट वगैरह 2 दिन तक रहता है तो उसमें हम साबूदाने के बड़े बनाते हैं। अच्छा। तो हरी चटनी के साथ, हरी चटनी और दही की चटनी के साथ देते हैं। जी तो वो भी यहाँ बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। और जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप मुझे क्या खिलाना चाहेंगे, क्या यहाँ का स्पेशल होगा? सर आलू की कचौरी तो मेरी बाहर तक मतलब अच्छा एक चीज में बताना भूल गया। जी। मतलब आज परसों हो गए मेरे को, मेरे यहाँ से 1 महीने में आउट ऑफ इंडिया मतलब महीने में 1 बार आउट ऑफ इंडिया मेरे यहाँ से आलू की कचौरी जाती है। ओ मतलब इंग्लैंड जा चुकी है, जर्मनी जा चुकी है। अच्छा, अच्छा। काफी जगह है जिनको नाम भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे जो यहाँ के काफी बच्चे बाहर चले गए। जी जी मैं हूँ यहाँ पर। जी काफी बच्चे यहाँ से पढ़ के बाहर चले गए, जी। लेकिन उनके कोई रिलेटिव है वो लोग कभी आते हैं जी तो मेरे यहाँ से आलू की कचौरी तो जरूर लेके जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही जर्मनी गई है और इंग्लैंड जाती रहती है आलू। जी जी जी। मगर इंदौर और शैलू भैया की कचौरी, इसे आप अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकते। अगर आप इंदौर आए और आपने आज तक शैलू भैया की आलू की कचौरी ट्राई नहीं करी तो एक बार जरूर आए और शैलू भैया के हाथ की आलू की कचौरी जरूर खाएं। धन्यवाद। कहना पड़ेगा गाइस, ये कचौरी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है। साथ ही इसके अंदर जो स्टफिंग है वो काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है, ज़्यादा मसालों का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसके साथ जो आपको प्याज की चटनी मिलती है वो इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती है, जिसके साथ आपको कचौरी का अलग ही स्वाद आ जाएगा। तो अगर आप इंदौर में हैं तो शैलू भैया के आलू की कचौरी ज़रूर ट्राई करें। तो आइए दोस्तों, आप देखते हैं कि शैलू भैया की कचौरी के बारे में लोग क्या कहते हैं। नीलेश के आइटम तो सब अच्छे हैं। जहाँ तक मेरी फेवरेट की बात है तो आलू की कचौरी और बटले की कचौरी, इसकी एक्सीलेंट फूड है। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मुझे लगता है जब से दुकान चालू हुई उसके बाद से मेरा रेगुलर तो नहीं कह सकता, लेकिन निरंतर आना जाना लगा रहता है। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम लोग अपने टिफ़िन वगैरह में इनके शैलू भैया के यहाँ के पोहे वगैरह बहुत लेके जाते थे। आलू की कचौरी तो इनकी है ही अच्छी, इसके साथ साथ इनकी बटले की कचौरी और बटले का ही समोसा देते हैं ये, वो भी बहुत बढ़िया है। मुझे यहाँ पे आते आते लगभग 15-16 साल हो चुके हैं और जैसे इनका जो टेस्ट था वो पहले भी 15 साल पहले भी वही था और आज भी वही है। इनके पूरे
व्यंजन में एक तो साफ़ सफाई बहुत है, हाइजीनिक है, और टेस्ट नो डाउट बहुत ही बढ़िया है। और इनकी कचौरी का कोई तोड़ नहीं है, बहुत कड़क और खस्ता रहती है। जब से हम कुछ भी आते, कोई मेहमान आते तो कचौरी हम यहीं से ही लेते हैं। इसका आलू कचौरी का जो टेस्ट है वो शायद ही कहीं मिलेगा। बहुत सारे ब्रांड में फेमस है, लेकिन सेलू भाई की कचौरी का जो इस एरिया में है उसका कोई वो नहीं है। लता मंगेशकर भी आके खाई है और कहीं आके यहाँ सेलिब्रिटी आके खा के गए हैं। तो दोस्तों, चाय का स्वाद तो हमने ले लिया, अब चलते हैं नाश्ते की तरफ। तो यहाँ पे हम आए हैं यहाँ नाश्ता करने, और यहाँ नाश्ते में आपको बहुत सी वैरायटीज देखने को मिल जाएगी, जैसे कि पोहा, जलेबी, इमरती, ब्रेड बड़ा, आलू बड़ा, कचौरी, खमंड, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतना सब मैं अकेले तो नहीं खा पाऊँगा, लेकिन हम यहाँ की कुछ स्पेशल चीज़ों का स्वाद ज़रूर लेंगे। तो आइए। तो गाइज, मैंने यहाँ पे मंगा लिया है नाश्ता। यहाँ का स्पेशल है पोहा, जलेबी, ब्रेड बड़ा और उसल कचौरी। उसल कचौरी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी रहती है। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते तो इसे अवॉइड करें। अब मैं तो खाने में बिजी होने वाला हूँ। अगर आप इंदौर में हैं तो स्कीम 78 आके उत्साह के नाश्ते का ज़रूर स्वाद लें। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम टू फूड नगरी बाय यूबी मीडिया। आज हम आए हैं घंटी वाला कचौरी में, जो कि है महालक्ष्मी नगर इंदौर में। तो आज हम घंटी वाला कचौरी के ओनर से मिलेंगे और जानते हैं कि घंटी वाला कचौरी के पीछे की कहानी क्या है। Hello guys, so now we are present with the owner of the Ghanti Wala Kachori, Mr. Rahul. नमस्ते। नमस्ते। तो राहुल जी, सबसे पहले तो मुझे ये जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि घंटी वाला कचौरी नाम कैसे पड़ा। देखिए, इसकी शुरुआत होती है सन 1954 से, जब मेरे पूज्य दादाजी श्री भागीरथ सिंह जी तोमर, जिन्होंने एक वो फूड के बड़े शौकीन थे, खाने के बड़े शौकीन थे। और हम लोग जो बिलोंग करते हैं वो है आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट है एमपी में। वहाँ पर एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है सोयत। तो उस गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो मेरे दादाजी उस दौरान एक इसी सोच के साथ कि वहाँ पर चूंकि इतना डेवलप नहीं था और वहाँ पर खाने के लिए इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी लोगों के लिए, चूंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में वो गाँव था, तो लोगों का आवागमन काफी होता था। तो उन्होंने इसी सात्विक सोच के साथ कि लोगों को एक प्योरिटी का खाना देना है, हमें प्योरिटी। और नाश्ते के लिए सबसे अच्छा उस समय कचौरी समोसा, और आज भी मालवा क्षेत्र में कचौरी समोसा और कह सकते हैं पोहा, यही सबसे ज्यादा चलता है। तो मेरे दादाजी ने उसकी शुरुआत करी। तो उन्होंने जब शुरू में दुकान उनकी जब खोली तो दिक्कत क्या आ रही थी, चूंकि हाईवे पर ट्रैफिक इतना ज्यादा होता था कि गरम कचौरी समोसे बनते थे और लोगों को पता ही नहीं पड़ता था और लोग चले जाते थे। तो और ना तो बिजली होती थी या ऐसा कुछ होता था उस समय कि लोग जान पाए। तो उन्होंने उनकी उस समय की सोच के हिसाब से उन्होंने बोला, क्यों ना मैं गरम कचौरी या समोसे जैसे बने, मैं कुछ ऐसा करूं कि लोगों का ध्यान जाए। तो वो क्या करते थे, जैसी कचौरी, गरम कचौरी, शुरू में समोसा नहीं था, बाद में समोसा ऐड हुआ, लेकिन कचौरी जब जैसे ही रेडी हो जाती थी बनने के लिए, वो घंटी बजाते थे। और घंटी बजाते थे, और चूंकि उस टाइम इतनी सोच भी नहीं होती थी कि मुझे कोई दुकान का नाम रखना है या कुछ करना है, सिर्फ आदमी एक अपनी छोटा सा एक
सेटअप लगा लेता था उस हिसाब से, और वो बना के बेचना, उतना ही समझ थी जी उस जमाने में। दुर्भाग्य से मेरे दादाजी उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, जी 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 तो उन्होंने इस सोच को अपना के ये शुरू करा। और विद इन, आप मानेंगे नहीं, विद इन फ्यू डेज जो उनका बिजनेस 4x तो छोड़िए 2x भी नहीं हो रहा था, वो 10x हो गया जस्ट उस नाम से। क्योंकि वहां अरे घंटी क्यों बज रही, गरम कचौरी के लिए, कचौरी। क्योंकि हाईवे होने के कारण वहां पर जैसे ही घंटी बजती थी लोगों का ध्यान जाता और लोग आते थे कि यार गरम गरम कचौरी। फिर यही इसी सोच को आगे बढ़ाते उन्होंने जब लोगों के बीच में वो प्रचारित हुए और जिस तरीके से लोगों उनकी पहचान, लोग बोलते हैं घंटी वाला को, तो ये नाम एक्चुअली में उन्होंने खुद ने कभी भी नहीं रखा। उन्होंने तो ये नाम, बिना नाम की एक दुकान खोली थी, लेकिन उस जगह को नाम लोग घंटी वाला कचौरी, उनको खुद ही लोग कहने लगे जी। तो इस घंटी वाला कचौरी के जो नाम की कहानी वो एग्जैक्टली इतनी सिंपल सी यही है, इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके पीछे कोई बहुत स्पेसिफिक कोई लंबी स्टोरी हो। तो जैसे ही लोग घंटी की आवाज सुनते थे, देखते थे कि अरे गरम कचौरी बन गई है, इसलिए घंटी, और लोगों के पीछे वहां उस एरिया में वो फेमस भी हो गई वो चीज कि घंटी बज रही है मतलब गरम कचौरी मिल रही है। तो लोगों ने ये नाम एक्चुअली में उन्होंने खुद ने नहीं रखा, ये नाम लोगों ने उनका रखा, लोगों ने। तो इस कारण उस दुकान का नाम, और जिसको आज हम शान से बोलते हैं घंटी वाला कचौरी, तो ये एक सिंपल सी यही कहानी है उसकी। तो आपके दादाजी के बाद फिर आपकी फैमिली ने इस बिजनेस को नहीं, दुर्भाग्यवश मेरे दादाजी की मृत्यु एक दुखद हादसे में हो गई थी, और मेरे जो फादर और मेरे जो ताऊजी, और उनसे मतलब मेरे फादर की एज शायद 2.5 साल थी जी उस वक्त जब मेरे दादाजी की दुखद मृत्यु हो गई। तो उसके बाद लोगों ने कोशिश करी, परिवार के लोगों ने, लेकिन वो नहीं सरवाइव कर पाए ये बिजनेस को। तो ये हम लोग इंदौर मूव आउट हो गए, मतलब मेरे फादर वगैरह, मेरी दादी इंदौर आए, क्योंकि यहाँ पे कुछ पुराने रिलेटिव्स थे जी। उन्होंने बोला अब इंदौर आ जाओ, वहाँ इतना काम नहीं है, कुछ क्या करोगे। तो यहाँ के सबने अपने अलग अलग काम करे। ये सन 2020 का लॉकडाउन था, कोविड का लॉकडाउन, जब मेरे पिताजी और हम लोग पुरानी बातें कर रहे थे। शायद उतना मतलब कोविड की हमारे पास बहुत नेगेटिव स्टोरीज है, लेकिन ये एक पॉजिटिव स्टोरी शायद मेरे हिसाब से हर घर में कहीं ना कहीं रही होगी कि लोग, परिवार के साथ बहुत समय मिला लोगों को बिताने का, और पुरानी बातें की सबने अपने माँ बाप, हमारे माँ बाप ने क्या क्या जीवन में किस किस दौर से गुजरे, इकट्ठे शायद ही बच्चे माँ बाप के साथ बड़े होने के बाद बैठ पाते थे बिल्कुल आजकल। तो मेरे पिताजी ने बताया कि ऐसा ऐसा इतना अच्छा था, पता मुझे उस नॉलेज मुझे था इस चीज का कि ये ऐसा कुछ था और अच्छा भी था। जब मेरे पिताजी ने उसकी डिटेलिंग बताई, और जब मुझे लगा कि उनके अंदर आज भी वो एक इच्छा जिंदा है कि उन्हें ये करना है, लेकिन वो चूंकि आज मेरे फादर 73 ईयर्स के हो चुके हैं, और वो बोले, उनके मुंह से सिर्फ एक चीज निकली थी कि वक्त हालात में साथ नहीं, तो मैं मेरे पिताजी का ये काम कभी बंद नहीं होने देता। तो उसी दिन मैंने ठाना कि ये काम मैं फिर से शुरू करूंगा। तो 2020 में इसकी शुरुआत एक तरीके से हुई थी, लेकिन मुझे चूंकि बिजनेस की कोई समझ इस तरह की नहीं थी, तो मैंने मार्केट स्टडी करी, समझा कि इंदौर में किस तरीके का लोगों का टेस्ट के प्रति रुझान है, और क्या टेस्ट मेरे दादाजी सर्व करते थे वो टेस्ट समझने, क्योंकि मैंने तो टेस्ट कभी करा ही नहीं था, मुझे वो टेस्ट समझना था। तो मैंने वो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए पूरी रिसर्च करी पहले। हुआ यूं कि हम शुरुआत जनवरी 2021 में करने ही वाले थे, लेकिन जो सेकेंड वेव के हमारे पास सिग्नल आ गए थे उस टाइम, तो हमने थोड़ा सा डिले करा और हमने इंतजार करा। 2021 जुलाई में 12 जुलाई को हमने इसकी शुरुआत करी। आज हमें 2 साल और 2-3 महीने ऊपर हो चुके हैं इस को शुरू, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। टेस्ट इंदौर में जो जनरली कचौरी समोसा मिलता है उससे थोड़ा डिफरेंट है। हमारा ऑथेंटिक कचौरी जो आप शायद हमारी कचौरी में राजस्थान और मालवा और मध्य प्रदेश की कचौरी का जो टेस्ट है उसका एक मिक्सचर मिलता है हमारे, और समोसे भी हमारे जो इंदौर में जिस तरीके का एक ट्रेंड है उससे थोड़े अलग है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2021 का आपने बताया कि आपने उस वक्त पे इस बिजनेस की शुरुआत करी, मगर कोविड का ही समय था, और कोविड पे सबसे ज्यादा असर पड़ा था खाने के बिजनेस पे। लोगों ने बाहर खाना बंद कर दिया था, अवॉइड करते थे बाहर का खाना। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क था एक तरह से अगर देखा जाए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोविड में और हमारे परिवार में हम जिस तरीके से हम लोगों ने बचपन से देखा है, कोविड तो शायद हमारे लिए उतना कुछ बदलाव नहीं लाया, क्योंकि हम बचपन से ही साफ सफाई और हाइजीन
जी। इसका इतना ख्याल रखते हैं, आए हैं हमारे घर पर भी। और हम लोगों को मतलब बचपन से ही मतलब इस तरीके से सिखाया गया है कि आपका खुद की सफाई के साथ साथ आप जहाँ रहते हो जी। उसकी सफाई आपकी खुद की जिम्मेदारी है। जी। हमारे यहाँ हम किसी भी तरीके से किसी पर डिपेंड होकर हमारे घर की सफाई या वैसा नहीं रखते। तो हमारे लिए वो इतना चैलेंज ही नहीं था साफ सफाई रखना, मेंटेन करना। लोग बाहर जाके क्यों नहीं खाना चाहते हैं? सबसे पहला फैक्टरी हाइजीन होता है जी। कि पता नहीं कैसा वहां पर बनाने वाले होंगे, किस तरीके का सामान यूज कर रहे होंगे। तो हमारी शुरुआत ही हमने वहां से करी कि सबसे पहले हम किसी भी तरह की कोई मिलावट, कोई टेस्ट के साथ, कोई रॉ मटेरियल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चूंकि ये बिजनेस मैं पैसे बनाने या कमाने की सोच से कभी आया ही नहीं था, तो मेरे दिमाग में वो बैरियर था ही नहीं कि अगर मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लूँ, नहीं करूंगा तो मैं कैसे पैसे बनाऊंगा या सर्वाइव कैसे होगा। क्योंकि फूड बिजनेस में सर्वाइव होने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं और ये मतलब बनी बात है, मतलब इससे आप कोई नहीं छुपा सकते। तो मुझे यही था कि ठीक है, मुझे शायद कुछ पैसा बर्न करना पड़ेगा, लेकिन मैं लोगों के स्वास्थ्य और लोगों के हाइजीन के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ कभी भी नहीं करूंगा। और ये कोविड से इससे मेरे मतलब कोविड अगर नहीं भी होता तब भी मैं इस चीज को लेकर ही शुरू कर रहा था कि मुझे यहाँ पर, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे साफ बताया था कि बेटा ये तू काम अगर शुरू करने की सोचा, तो दादाजी ऐसे थे कि उच्च स्तर की हर चीज यूज करते थे। तो आज के जमाने में तू अगर कर पाएगा और कचौरी समोसे जैसी चीज जो जिस रेट में बिकती अगर दे पाएगा तो वो तू बहुत समझ के करना। मैं आप चिंता मत करिए उसकी, और उसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ जी। साफ सफाई, हाइजीन और प्योरिटी के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होगा। जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया जी, तो उसके बाद आपने कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए किन तरकीबों का इस्तेमाल किया? देखिए, आकर्षित करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम फूड लाइन में जहां आप लोगों को अपना स्वाद परोस रहे हैं जी, वहां आकर्षित करने के लिए आपका स्वाद ही काफी होता है। बिल्कुल। आपके स्वाद को आपके जो पहला कस्टमर आएगा ना, वो ही दूसरे को बताएगा। आपको मुंह से बोलने की ज्यादा मेहनत करना ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो जहां भी स्वाद की बात आती है वहां पर आपको आकर्षित करने के लिए बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने उस तरह की कोई स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई कि मुझे कुछ लोगों का बोलना है कि ये बहुत अच्छा है। जिसे स्वाद की समझ है और जो स्वाद और जो चीजों को जानते हैं वो पहले बाइट में ही समझ जाता है हमारी कि ये सब प्योर है और बहुत अच्छा है। और रही बात टेस्ट की, तो टेस्ट को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जो भी लोग आते बोलते अरे ये कचौरी यहाँ मिलती है, हमें तो पता ही नहीं था, और कि इस तरह की कचौरी इंदौर में भी मिलती है। हमें तो इस तरह की कचौरी बहुत ज्यादा दिनों से हम सोच रहे थे कि मिले, क्योंकि हमारी कचौरी में एक ऑथेंटिक टेस्ट है। एक राजस्थान जहाँ से कचौरी की जनरली ओरिजिन हुई है, मूंग दाल की कचौरी की बात कर रहा हूँ जी मैं, वो उसमें जिस तरीके के मसाले, हींग, इसका जो एक फ्लेवर बनता है जी, वो हमारे यहाँ पूरा एक जो भी आएगा उसको मिलता है। तो मुझे इस तरह से आकर्षित करने के लिए बहुत अलग कुछ करना नहीं पड़ा। और शायद मेरी ये सोच कहीं ना कहीं ठीक भी रही कि लोग जिस तरीके से आते हैं आगे होके, क्योंकि जो भी आता है नया वो यही बोलता है अरे हमें किसी ने बोला था कि वहाँ अच्छी। जी जी जी। तो वो हमें मानता हूँ कि हमारी उस तरीके की एक बहुत बड़ी जीत है उसमें। जी, तो लोगों के बीच में ही बातें होती रहती हैं इसके बारे में और उसी तरह से आपका प्रमोशन भी हो जाता है। जी जी, लोग अपने आप आना प्रेफर करते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि मुझे नहीं लगता कि स्वाद को आपको बताने के लिए, लोगों को आकर्षण करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि अल्टीमेटली आदमी प्रोडक्ट सेंस से ही टेस्ट करता है। मतलब वो खा के टेस्ट करेगा तब उसको समझ में आएगा कि चीज कैसी है। मैं वो कितना भी बोल लूं कि मेरी चीज अच्छी। देखिए, एक तो कचौरी समोसा कोई एक वैसा प्रोडक्ट नहीं है मेरा कि बहुत कुछ अलग सा है जिसके लिए मैं बोलूं। लोग बोलेंगे ठीक है कचौरी समोसा ही तो है, इसके लिए इतना क्यों बोल रहे? तो मैंने इसलिए उस तरीके की सोच को अप्लाई नहीं करा, कि अडॉप्ट ही नहीं करा कि जहाँ मैं बोलूँ कि मेरा आके खाओ। नहीं, मेरा टेस्ट ऑथेंटिक है, प्योरिटी की श्योरिटी है। तो बस वही है कि यूएसपी। आजकल एक चीज और देखने को मिलती है कि कोई भी बिजनेस है, फूड का बिजनेस, तो वो अगर चल जाता है तो उसके बाद वो अपनी ब्रांचेस खोल लेते हैं, आउटलेट्स खोल लेते हैं, फ्रेंचाइजी खोल लेते हैं, अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं दूसरों के बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप आपके बिजनेस को एज अ मिशन अगर देखेंगे तो आप उसमें कभी भी फ्रेंचाइजी या वो देने के लिए आपका पहला उद्देश्य कभी नहीं रहेगा। फ्रेंचाइजी तभी दी जानी चाहिए जब आपको लगता है कि आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते। आप
आपकी जगह आप पहले अच्छे से चला रहे हैं, उसमें कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, कोई सेक्रीफाइसेस आप क्वालिटी के साथ नहीं कर रहे हैं, तो आप पहले अपनी जगह को बहुत अच्छे से स्टेब्लिश करिए, बहुत अच्छे से उसको, कि लोगों को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आए, उसका ध्यान रखिए। फ्रेंचाइजी मैं पर्सनली कभी भी कम से कम घंटी वाला कचौरी में उस तरीके से नहीं जाना चाहूँगा जहाँ पे मैं किसी से फ्रेंचाइजी फीस मांग लूँ और उसको मैं अपने कुछ अपने जिसको बोलते हैं SOPs बोलते हैं वो बता दूं और उनके ऊपर मैं बिजनेस पार्टनर जरूर बोलूँगा। अगर कोई मेरे से मेरे ब्रांड के थ्रू जुड़ना चाहता है, इसके साथ जुड़ना चाहता है, तो मैं किसी को भी फ्रेंचाइजी वाले अप्रोच पर नहीं जाऊँगा, मैं उसके साथ पार्टनर ही करूँगा, क्योंकि मुझे मेरे टेस्ट और मुझे मेरी क्वालिटी ही मेरा मिशन है। मुझे मेरे बिजनेस का मेरा मॉडल ही वो है। मुझे उस तरीके से फ्रेंचाइजी देकर सिर्फ लोगों से फीस लेना मैं नहीं चाहता। तो एक फ्रेंचाइजी जो बिजनेस है उस तरीके की अप्रोच मुझे नहीं लगता कम से कम फूड बिजनेस में किसी को, कम से कम खुद को जिसने शुरू करा है उसको शुरुआत के 5 साल तो नहीं करनी चाहिए। जी, आप क्रिकेट का शौक रखते हैं? क्रिकेट का शौक हिंदुस्तान में किसे नहीं रखता। बिल्कुल। तो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है जी, तो अभी आप क्या क्रिकेट देखने का आपको टाइम मिल पाता है बिजनेस के बाद भी? नहीं, क्रिकेट देखने का टाइम तो नहीं मिल पाता जी, क्योंकि अब उतना समय, पहले बचपन है जैसा समय तो रहा नहीं, लेकिन हाँ शौक रहता है और पूरे टाइम इंटरनेट पर अपडेटेड रहता हूँ जी कि क्या मैच का स्टेटस है, क्या चल रहा है जी, वो जरूर देखता हूँ। तो रात में हाइलाइट्स घर पहुंचने के बाद जरूर देखता हूँ। सर आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम अभी ज़्यादा मजबूत है गेम में? देखिए, क्रिकेट में हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं कि कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है, तो क्रिकेट इमोशंस पे चलता है ये, तो हम तो यही चाहेंगे और मैं भी तो यही चाहता हूँ कि भारत ही जीते और भारत ही सबसे मजबूत टीम है। जी, और चूंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं जी, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे कि आप कौन सी पार्टी का समर्थन करेंगे या फिर आप चुनाव में वोट देने से पहले किन बातों का ध्यान रखते हैं? देखिए, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ने हमें एक राइट दिया हुआ है कि हमारे वोट की हम प्राइवेसी को रखें हमेशा, तो वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर कि मैं किस पार्टी का समर्थन करूंगा, लेकिन पार्टी का समर्थन करते वक्त मैं ये बातों का ध्यान जरूर दूंगा कि जिस भी पार्टी की सरकार हमारे देश में आज़ादी के बाद तक रही है जी, तो किस पार्टी ने हमारे देश को ज़्यादा सही तरीके से संभाला है और आगे लेके गए हैं। वही चीज़ मैं मध्य प्रदेश के अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी कहूँगा और जनता से सबसे अपील करूंगा कि वोट जरूर दें। बहुत से लोग इलेक्शन डे को एज ए हॉलीडे ले लेते हैं इंडिया में, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। जी, मतलब आने वाली जनरेशन हर साल हर इलेक्शन में करीब 50 से 60 लाख नए युवा जुड़ते हैं जी, तो मैं बस यही कहूंगा कि हमारे सारे मौज मस्ती अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन डे के दिन अपनी जिम्मेदारी का एहसास समझे और वोट जरूर करें। कुछ एक आखिरी मैसेज जो आप अपने कस्टमर्स को देना चाहेंगे? कस्टमर्स को मैसेज मैं यही दूंगा कि घंटी वाला कचौरी पे आपको जो स्वाद हमारे पहले दिन मिला था वही जिंदगी भर मिलता रहेगा जी, और किसी भी तरीके की कोई शिकायत का मौका हम कभी भी नहीं, आपको आज तक नहीं आने दिया, आगे भी नहीं आने देंगे। और हम चाहेंगे कि आप बढ़ चढ़ के हमारे स्वाद को और भी ज्यादा अपने लेवल पर लोगों तक पहुंचाए, जिससे हमें भी हमारे मिशन में थोड़ी सा सहयोग मिले कि जो टेस्ट हम फैलाने निकले हैं, क्योंकि हम, आपने देखा होगा यहाँ पे भी हमने अतुल्य भारत लगाया, तो एक छोटे से जो मैंने स्टोरी आपको घंटी वाला कचौरी की बताई थी, उसमें मैं जो मेरा एक जिसको बोलना चाहिए कि मैंने अपना ऐड करा है कि इट्स टाइम टू रिंग द बेल फॉर द टेस्ट ऑफ इंडिया। बाहर से आके बर्गर पास्ता पिज्ज़ा और चाइनीज से लेकर हम मैक्सिकन खाना सीख गए और बड़े प्राउड से हम लोग वो चीज़ खाते हैं। तो मैं चाहता हूँ हम पूरी दुनिया को हमारे कचौरी समोसा खिलाए और लोगों तक हमारे भारत के स्वाद को पहुंचाए। जी, तो भारत के स्वाद के घंटी बजाने का भी एक मिशन है घंटी वाला कचौरी, और उसके लिए घंटी वाला कचौरी तो है ही। जी, तो ये था हमारा आज का इंटरव्यू घंटी वाला कचौरी के ओनर श्री राहुल जी के साथ। हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग घंटी वाला कचौरी के यहाँ आए और यहाँ का स्वाद लें। और हमारे चैनल फूड नगरी बाय यूबी मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। गाइस, अगर सच कहूँ तो यहाँ की कचौरी का स्वाद बाकी कचौरियों से सचमुच अलग है। यहाँ पे मिलने वाली गुड़ इमली की चटनी और पुदीना और धनिया की चटनी इस कचौरी के स्वाद को और भी बेहतरीन बना देती है। तो मैं तो अब इसे खाने में बिजी होने वाला हूँ। आप
जब भी महालक्ष्मी नगर आए तो घंटी वाला कचौरी ज़रूर आए और यहाँ की कचौरी का स्वाद लें। थैंक यू। हेलो मेरे चटोरे दोस्तों एंड वेलकम टू फूड नगरी बाय यूबी मीडिया। आज हम मौजूद हैं सेक्टर 74C में अग्रवाल कचौरी के सामने। अग्रवाल कचौरी की शुरुआत सन 1984 में हुई थी। तो आइए मिलते हैं अग्रवाल कचौरी के ओनर श्री कमल जी अग्रवाल से और जानते हैं अग्रवाल कचौरी के पीछे की कहानी। दोस्तों अब हम मौजूद हैं श्री कमल जी अग्रवाल के साथ। कमल जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बस अच्छा हूँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अग्रवाल कचौरी की शुरुआत किस तरह से हुई? अग्रवाल कचौरी की शुरुआत मलारगंज में हमारी दुकान थी। वहाँ पर मेरे बड़े भैया श्री मुकेश जी अग्रवाल, उन्होंने इसकी सन 1984 में इसकी शुरुआत किया था जी। और उनकी हार्ट अटैक से डेथ होने के बाद वहाँ पर हमारी जो दुकान थी वो मित्तल कचौरी के नाम से थी और वो दुकान वहाँ से रोड चौड़ा होने के कारण, टूटने के कारण हम वो दुकान वहाँ से बंद करके यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पे आप कब शिफ्ट हुए थे? 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। उसके पहले दूसरे लोकेशन पे आपकी दुकान? नहीं, यहाँ पर कोई भी दुकान नहीं थी। हमारा घर है अंदर, वो गार्डन था हमारा ये जी। उसी को हम दुकान मलारगंज वाली थी, हम उसी को रन करते थे जी। भैया की डेथ होने के बाद जी। तो इससे पहले आपने यहाँ शिफ्ट होने से पहले आपने किन मुश्किलों का सामना किया? सब कहीं और दुकान पे बैठना, किसी के होटले पे बैठना, इस तरह से करके बहुत परेशानियों से मतलब यहाँ पर आके बैठे हैं। जी जी जी। जीवन की जो शुरुआत है हमारी वो तो बहुत कठिनाइयों की है जी। हमारे पिताजी और कहीं नौकरी करते थे जी। हमने भी बचपन में बहुत नौकरियां की है जी। लोगों के यहाँ झाड़ू पोछे लगाए हैं और बहुत स्ट्रगल में कच्चे घरों में रहकर मतलब घर में लीपन वाला प्रोग्राम था उस समय के। घर में परेशानियों में हमारा गुजरा है जी। और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है। तो यानी कि आपने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया है और आज का आप सामना किया है जी। और आज ये कि ठाकुर जी की कृपा है जी बिल्कुल कि उन्होंने हमको 2 रोटी खाने के लिए व्यवस्था दी जी। और मैं अब आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अग्रवाल कचौरी की खास बात क्या है? यहाँ पे आपकी स्पेशल चीज़ क्या है? हमारी स्पेशल कचौरी है लहसुन की कचौरी। लहसुन की कचौरी जो मतलब इंदौर के जो भी जिनको जानकारी है कि वहाँ दुकान यहाँ आ गई या क्षेत्र के लोग हैं जी, वो तो पसंद करते हैं। इसके बावजूद इंदौर से बाहर भी हमारी कचौरी जाती है जी। MP से बाहर, इंडिया से बाहर तक कचौरी जाती है। अच्छा। और हमारी कचौरी की स्पेशलिटी ये है कि वो 15 दिन खराब नहीं होती है। 15 दिन? जनरली कचौरी ले जाता है आदमी तो 1 दिन 2 दिन में खराब हो जाती है, हमारी कचौरी 15 दिन खराब नहीं होती है। ये हम कस्टमर को श्योर होकर बोलते हैं जी कि हमारी जवाबदारी, हमारी गारंटी, चीज़ खराब नहीं होगी ऐसा। और आपको कस्टमर की तरफ से उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है? खूब अच्छा मिलता है। हम उनको बराबर सेवा देते हैं, अपनी जी, क्वालिटी बराबर देते हैं। शुद्ध मूंगफली का तेल वापरते हैं जी। सारी चीज़ें हमारे यहाँ कारखाना उसमें सब पिसाती हैं। बाजार की कोई चीज़ पिसावा नहीं लाते हैं, सिर्फ एक टाटा का नमक और मैदा। जी। मैदा भी बेस्ट क्वालिटी का जो होता है, सोना सिक्का क्वालिटी कंपनी का आता है जी, उस कंपनी का खरीदते हैं। और सभी चीज़ों की क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है हमारे यहाँ पर जी। स्टाफ को हाइजीनिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। कस्टमर हमारे यहाँ जो आ रहा है उसको किसी तरह से परेशानी ना हो, अच्छे तरह से जैसे हंसता हुआ आया है वैसे हंसते हुए वो मन प्रसन्न होके जाए उसका यहाँ से। ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि खाने के बिजनेस से पहले, कचौरियों के बिजनेस से पहले आप क्या काम करते थे? मैं जो है नौकरी करता था। मैंने रुचि से मांगलिया में नौकरी की, अकाउंटेंट की जी। पाकीजा पे नौकरी किया, पंजाब ज्वेलर्स में नौकरी किया और भी दूसरी जगहों पे नौकरी किया है और अपना जीवन यापन किया है जी। अंकल मैंने ये भी सुना है कि कचौरियों की कोई सीक्रेट रेसिपी है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं? वो रेसिपी सिर्फ मुझे ही मालूम है। अच्छा। और वो रेसिपी जो है मेरे अलावा मेरी वाइफ को नहीं मालूम है। मेरे यहाँ जो 31 साल पुराना कारीगर काम करता है, मैंने उसको भी आज तक नहीं बताया जी। ना मेरे यहाँ स्टाफ जितना है उसको भी नहीं मालूम है। उसकी रेसिपी जो है मैंने मेरे बैंक के लॉकर में रखी हुई है जी, कि कल यदि मुझे कुछ हो जाता है जी, तो मेरे कस्टमर को वही रेसिपी पे लाके वही कस्टमर को खिलाया जाए जो अभी तक मैं 40 साल से खिलाता आ रहा हूँ। ऐसा इवन गरम मसाला भी जो है किसी कंपनी का नहीं वापरते हैं। गरम मसाले का में उसमें 32 आइटम डलती है। अच्छा। वो 32 आइटम सिर्फ मुझे मालूम है और वो भी पर्टिकुलर एक दुकान से नहीं खरीदते हम। 4 दुकान से, 6 दुकान से, 2 दुकान से, 8 दुकान से, अलग अलग दुकानों से खरीदा जाता है, जिससे कि दुकानदार को भी पता ना हो कि अग्रवाल कचौरी वाला गरम मसाले में क्या डालता है। जी। ये 2 चीज़ हमारी सीक्रेट है।
तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हम आजकल मार्केट में देख रहे हैं, किसी की दुकान अगर चल जाती है, उनका बिजनेस चल जाता है, तो वो अपने बिजनेस को फैलाने के लिए अलग अलग ब्रांच खोलते हैं, अलग अलग जगह अपनी दुकानों का सेटअप करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं साहब, वो उसमें क्या होता है, फिर आदमी अपनी क्वालिटी बिगाड़ लेता है। अच्छा। 4 जगह फ्रेंचाइजी दी, नहीं संभल पाया, स्टाफ को, बच्चे को या दूसरे को जानकारी होती है और वो उतना अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता। इससे हमारी हार्दिक इच्छा है जी कि मैं तो इस चीज़ की फ्रेंचाइजी देने की कतई मूड में नहीं हूँ। अच्छा। और ना देना चाहता। और जैसा कि हम अभी ये देख रहे हैं कि नवरात्रि का माहौल आने वाला है, नवरात्रि के दिन आने वाले हैं, तो उसको लेके आपकी क्या स्पेशल प्लानिंग रहने वाली है? अभी से हमने सोच रखा है कि उसमें साबूदाना खिचड़ी जी और साबूदाने का जो बड़ा होता है वो कुछ साथ में फरियाली आइटम मीठा रखकर, ऐसी हमारी पूरी प्लानिंग चल रही है और हम तैयारी में हैं पूरी जी, कि नवरात्रि स्टार्ट होते ही हम वो करने की पूरी प्लानिंग में हैं। अच्छा। तो ये थी अग्रवाल कचौरी के पीछे की सारी कहानी। अंकल, आप अपने कस्टमर्स के लिए क्या खास मैसेज देना चाहेंगे? कि किसी भी तरीके से हमारे से कोई शिकायत हो हमको बताएं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा कस्टमर संतुष्ट हो और उसको हमारे आने पर खुशी हो, किसी तरह से स्वाद में कोई कमी ना मिले। जी, तो अंकल जी आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्तों, आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप जब भी यहाँ आए तो अग्रवाल कचौरी का स्वाद ज़रूर लें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और हमारे इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल फूड नगरी बाय यूबी मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अग्रवाल कचौरी पे आप कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ से आई गेस 2-3 बार आ चुका हूँ और यहाँ की लाइक कचौरियाँ तो बेस्ट है। मेरी फेवरेट, पर्सनली फेवरेट तो आलू की कचौरी, मैं इसे 10 on 10 रेट करूँगा। और इसके अलावा और क्या सजेस्ट करेंगे आप? आप यहाँ का मतलब आलू वड़ा ट्राई कर सकते हैं और भुट्टे की कचौरी भी तो आपको यहाँ पे नाश्ता कराने के लिए नाश्ता कराने के लिए लेकर आए। सो अभी स्टार्ट नहीं आप जो करते। बताइए। सो मैं बेसिकली रहता हैदराबाद में हूँ पर हूँ इंदौर का। और मैं बैंगलोर का हूँ और मैं पहली बार इंदौर आ रहा हूँ और मैंने इंदौर के खाने के बारे में बहुत कुछ सुना है। तो नीलेश ने मेरे को बोला कि यहाँ पे ना पोहा बहुत अच्छा मिलता है, हर जगह पोहा ही पोहा मिल रहा है। पोहा मेरा फेवरेट है बाय द वे, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा है। और पोहे के अलावा और क्या है यहाँ पे? मुझे यहाँ पे ये आलू की कचौरी भी बहुत पसंद है और पोहा भी मस्त है। तो पोहा, जलेबी एंड आलू की कचौरी ये बहुत फेवरेट है। तो जलेबी भी बहुत फेवरेट है, तो पोहा, जलेबी, आलू की कचौड़ी। ऐसा कुछ बैंगलोर में नहीं मिलता? बैंगलोर में मिलता है पर वो जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है वो इस प्राइस पे, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो हैदराबाद में बहुत सारे इंदौरी पोहा मिलेंगे लेकिन कोई भी इंदौर जैसा टेस्ट नहीं करता है। थोड़ा सा महाराष्ट्र अलग रहता है वहाँ का प्रिपरेशन। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा मीठा डालते हैं इसमें, राइट? थोड़ा सा स्वीटर होता है, वहाँ पे मीठा नहीं, एकदम खारा पोहा। हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल फूड नगरी बाय यूबी मीडिया। तो आज हम आए हैं 70 इयर्स ओल्ड मित्तल कचौरी वाला सर के आउटलेट पे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के ओनर से।
दीदी ये हमारे दादाजी के छोटे भाई का बिजनेस था, दादाजी हेल्पिंग हैंड थे उसमें। कचौरी की पुरानी दुकान के नाम से फेमस थी उनकी, और फिर दादाजी, पिताजी और उनके बाद मैं थर्ड जनरेशन हूँ इस बिज़नेस में। और अभी मित्तल कचौरी वाला के नाम से पिछले 3 सालों से हम काम कर रहे हैं। और हमारा कोठारी मार्केट में, विजयनगर में और आनंद बाज़ार में ये 3 आउटलेट हैं अभी रनिंग। और खूब इंदौर का और ग्राहकों का खूब प्रेम मिलता है हमें, कचौरी खिलाते हैं हम। कचौरी के अलावा समोसा बनाते हैं सब, पेटीज़ बनाते हैं, और कचौरी में वैरायटी है। लहसुन की कचौरी बनाते हैं हम, आलू बड़ा बनाते हैं, सुबह पोहा बनाते हैं 1 बजे तक, और शुद्ध घी की जलेबी बनाते हैं जिसमें हम कोई कलर नहीं डालते हैं, कोई फ्लेवर नहीं डालते हैं, सिर्फ केसर और इलायची होती है और शुद्ध घी से निर्मित होती है। पहचान दीदी हमारी कचौरी से, वैसे ग्राहक सिर्फ लिमिटेड आइटम, सिर्फ 8-10 आइटम बनाते हैं, खमन खांडवी भी बनाते हैं, सब लोग सब पसंद करते हैं वैसे। जैसे आपने बताया कि आपके और भी आउटलेट्स हैं यहाँ पे, तो आप सिर्फ आउटलेट से ही सेल करते हैं या फिर ऑनलाइन भी करते हैं? ऑनलाइन एक आउटलेट से जिस पे आप अभी खड़े हैं उस पर जोमेटो के प्लेटफॉर्म से करते हैं, बाकी सब आउटलेट से ही करते हैं, सिर्फ यहाँ पर जोमेटो। टाइमिंग क्या रहती है आपकी, मॉर्निंग कितने बजे? टाइमिंग सब आउटलेट का अलग अलग है। वैसे ये जो चौपन वाला आउटलेट है यहाँ पर सुबह 8 से शाम को 9 बजे तक मिलता है, और जो कोठारी मार्केट वाला है वहाँ पे मार्केट के हिसाब से थोड़ा लेट रखते हैं, 10 साढ़े 10 बजे तक वहाँ पे कचौरी वगैरह मिलती है। तो मैंने तो इनकी कचौरीज ट्राई कर ली है, मुझे पर्सनली बहुत ही टेस्टी लगी। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहें तो आइए स्कीम नंबर 54 सिक्का स्कूल के पास विजयनगर इंदौर में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो फ्रेंड्स ये थी टॉप 5 प्लेसेस फॉर कचौड़ी एंड समोसे इन विजयनगर एरिया। तो अगर अभी तक आपने यहाँ विजिट नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यहाँ ज़रूर विजिट करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।